नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनआईओएस क्लास 12th की होम साइंस का पूरा सिलेबस कवर। पूरा सिलेबस नहीं बोलूंगा, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो वाले सारे चैप्टर हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलेगी। उन दोनों को आपको करने के बाद आपका एग्जाम जो है अच्छा जाएगा और आप आराम से पास हो जाओगे। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं उतना ही बताऊंगा जितने में आप आराम से 50 to 60 मार्क्स आप स्कोर कर सको। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका थ्योरी एग्जाम जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हुआ था। आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग अलग पास होना है। यानी पासिंग मार्क्स अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं तो 7 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स है प्रैक्टिकल में, और थ्योरी में आपके 27। ठीक है, वैसे अगर आप निकालोगे परसेंटेज तो 26.5 अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, तो आपको 27 मार्क्स जो है लाने हैं पासिंग के लिए। 27 मार्क्स में आपके टीएमए इंक्लूडेड है, और टीएमए जो होगा आपका वो 16 मार्क्स का आपका टीएमए होता है। तो आपका जो थ्योरी एग्जाम जो आप देने जाओगे वहां पे आपको 80 मार्क्स का शो होगा, लेकिन वो 80 जो है 64 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कौन कौन से चैप्टर आपको करने जरूरी है। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से आपका स्टार्ट है। तो हम मॉड्यूल 1 देखेंगे। मॉड्यूल वन जो है 4 मार्क्स के हैं और इसमें 3 चैप्टर है। तो ये करने का कोई फायदा नहीं है, अगर आप पास होने का सिर्फ देख रहे हो तो भी इसको करने का कोई फायदा नहीं है। तो मॉड्यूल 1 को हम छोड़ देंगे, क्योंकि 3 चैप्टर मिला के 4 मार्क्स, यानी एक चैप्टर 1 मार्क्स का अप्रॉक्स होगा, है ना। तो इसको छोड़ देते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल देखते हैं। सेकंड मॉड्यूल में 6 चैप्टर है और 16 मार्क्स का है ना। तो ये करने लायक है। लगभग लगभग हर चैप्टर जो है 2.5 मार्क्स का ही पड़ेगा आपको। तो ये वाला करेंगे। तो ठीक है, सेकंड मॉड्यूल करना है। उसके बाद थर्ड मॉड्यूल देखते हैं। थर्ड मॉड्यूल जो है 9 चैप्टर है और 16 मार्क्स है। इसमें भी लगभग लगभग 1.5 के अप्रॉक्स जो है आपके पढ़ेंगे। तो इस वाले मॉड्यूल को भी अभी हम नहीं करने वाले। नेक्स्ट मॉड्यूल देखते हैं, फोर्थ मॉड्यूल। फोर्थ मॉड्यूल में 4 चैप्टर है और 16 मार्क्स का, यानी बहुत ज्यादा वेटेज। आप कोई मॉड्यूल करे ना करे, इस मॉड्यूल को जरूर करना है। बाकी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा हर चैप्टर में से, लेकिन ये वाला जो है ना, ये मॉड्यूल आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है और इस वीडियो को देखना है पूरा, क्योंकि मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो 16 मार्क्स का आपको ये पड़ेगा। तो ये वाला तो आपको करना ही करना है, यानी सेकंड और फोर्थ मॉड्यूल आपको करना है। उसके बाद फिफ्थ मॉड्यूल भी देखते हैं हम। इसमें 6 चैप्टर इसमें भी और 16 मार्क्स का है ये भी। ठीक है, तो ये 3 मॉड्यूल आपको कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा 4.6 और 4.6 बी। ठीक है, ए और बी। एक में हाउस कीपिंग है, क्रिएटिव हैंड एम्ब्रॉयडरी। तो दोनों में से मैं बताता हूँ आपको। हाउस कीपिंग जो है इजी रहेगा आपके लिए, और 4 मॉड्यूल इसमें भी है 12 मार्क्स का, यानी एक चैप्टर 3 मार्क्स का। तो ये भी हमें करना ही करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। सॉरी, चैप्टर 1 से नहीं, चैप्टर 4 से, क्योंकि मॉड्यूल 2 चैप्टर 4 से स्टार्ट है। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम है आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ठीक है, यहाँ पे समरी में चैप्टर को समझा रखा है कि फूड क्या होता है। फूड जो है हमारे लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। खाने में बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है, और खाना किस किस फॉर्म में होता है, सॉलिड की फॉर्म में होता है, लिक्विड की फॉर्म में भी होता है ना। दोनों फॉर्म में पाया जाता है। उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं ग्रोथ के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और कुछ बीमारीज वगैरह हो जाती है अगर कोई न्यूट्रिएंट्स कम पड़ जाता है, उसमें से कोई न्यूट्रिएंट कम रहता है, तो हमें बीमार होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो उन बीमारी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, किस विटामिन क्या, किस मिनरल क्या, किस न्यूट्रिएंट की कमी से कौन सी बीमारी हमें होती है, वो सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं प्रिंसिपल पॉइंट्स हम इसके पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल पॉइंट्स में सबसे पहले क्या है, न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स ऑल द प्रोसेस व्हिच लीड टू द यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होता है जो हम खाना खाते हैं उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उस सारे न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी क्या कर लेती है, यूटिलाइज कर लेती है, यूज कर लेती है। तो सबसे पहले आता है इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है, खाने को खाना। ठीक है, तो खाने को टेकिंग ऑफ फूड क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। उसके बाद डाइजेशन में क्या होता है, खाने को पेट के अंदर में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में उस खाने को जो है अब्जॉर्ब किया जाएगा, जो ग्लूकोज उसने बनाया है वो हमारे बॉडी सेल्स जो है उसको अब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, उस जो ग्लूकोज को बनाया था, अब्जॉर्ब किया था हमारी बॉडी ने, वो क्या करेगा, डिफरेंट पार्ट्स में भेजेगा। ठीक है, यूटिलाइजेशन में क्या होगा, जो हमारा जितना भी हमने यूटिलाइज करा था, जितना भी लेता है उसमें सारे के सारे जो चीज हमने खाया उसमें सारी चीज अच्छी नहीं होती।
तो कुछ चीजें होती है हमें एक्सक्रीट करनी पड़ती है, तो यहाँ पे यूटिलाइज में यूटिलाइज हो जाएगा, बाकी सारा निकल जाएगा वेस्ट मटेरियल। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब ही होता है बड़ा, ठीक है, लार्ज, और माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल। तो रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल यहाँ पे दीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट। ठीक है, तो ये किस में आ जाते हैं हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में, और इनके क्या बता दिए किस किस में पाए जाते हैं वो भी बता दिया गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और सिंप्लेक्स फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में सॉरी। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें विटामिन और मिनरल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा न्यूट्रिएंट्स। आगे बढ़ते हैं, बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग में फंक्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे क्या रहा है, जो भी फंक्शंस है, जो भी हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, इसके फंक्शंस देखेंगे हम, और किस फूड से ये हमें मिलते हैं वो जानेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स किस लिए एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को, क्यों, क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है बहुत ज्यादा। तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स एनर्जी, प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, डाइटरी फाइबर्स हेल्प्स इन डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ठीक है, वेस्ट मटेरियल निकालने में भी काम आता है। ग्रोथ एंड मेंटेन रिपेयर ऑफ टिश्यूज, हमारे ग्रोथ के लिए और हमारे टिश्यूज वगैरह के रिपेयर के लिए जरूरी होता है। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज एंड पिगमेंट्स, स्पेशली हेमोग्लोबिन, प्रोवाइड्स एनर्जी इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। ठीक है, डिस्ट्रेस के टाइम पे हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके बाद फैट्स की बात करें तो कंसंट्रेटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इससे भी हमें एनर्जी मिलती है। प्रोवाइड्स फैट सोल्यूबल विटामिन, प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, एक्ट एज अ इंसुलेटर एज अ कुशन फॉर विटामिन विटाल ऑर्गन। ठीक है, आगे बात करते हैं किस किस फूड से मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट देखेंगे हम, तो व्हीट, राइस, बाजरा हो गया, दाल, पल्सेस में देखें तो दाल, राजमा, चना हो गया। फ्रूट्स और ट्यूबर्स में देखें तो पोटैटो और स्वीट पोटैटो हो गया, और शुगर एंड जगरी, जगरी यानी आपका गुड़। ठीक है, एनिमल सोर्सेज में आ जाता है आपका, प्रोटीन में देखेंगे एनिमल सोर्सेज यानी मीट, फिश, पोल्ट्री, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट यानी दूध, दही। प्लांट सोर्सेज, लेग्यूम्स, दाल्स, नट्स। ठीक है, अब बात करते हैं फैट की, तो घी, बटर और चीज मिल जाता है इससे हमें। ऑयल सीड्स, नट्स एंड कुकिंग ऑयल्स, मीट, फिश, पोल्ट्री, होल मिल्क। ठीक है, तो ये सोर्सेज हो गए प्रोटीन के। अब बात करते हैं फंक्शन एंड सोर्सेज ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का काम क्या है, किस लिए यूज होता है, फंक्शन क्या इसका, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आइज, आइज प्रॉपर वर्क करे उसके लिए। प्रमोट्स हेल्थ ऑफ ऑल इंटरनल लिनिंग्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब विटामिन डी की बात करें तो फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी बोन्स एंड टीथ, हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत करने के लिए काम आता है। अब्जॉर्प्शन इन हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस और कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के लिए यूज होता है। प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से बचाता है। हेल्प्स अस, विटामिन ई की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स की को बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए यूज होता है। ठीक है, यूज होता है नहीं बोलेंगे हम, यूं बोल सकते हैं हाँ इसका फंक्शन है, ये इसका काम है। ठीक है, नेसेसरी फॉर क्लोटिंग ऑफ क्लोथ, विटामिन के किस लिए नेसेसरी है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब सोर्स क्या है, इसके सोर्सेज यहाँ पे देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम में ही अभी अवेलेबल है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाऊंगा ना, वो सारे के सारे चैप्टर्स में से होंगे, प्लस में ये होगा कि वो जितने भी चैप्टर्स होंगे ना उन सब में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। 4 चैप्टर्स के बन चुके हैं, 3 और कुछ चैप्टर्स के जो रह गए वो भी जल्द ही आपको मिल जाएंगे। तो उस सारे क्वेश्चन आंसर को भी आपको याद कर लेना है। चलिए थर्ड पॉइंट, फंक्शन एंड सोर्सेज ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। अब फंक्शन क्या है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी, कार्बोहाइड्रेट्स को बॉडी में जो है अच्छे से यूटिलाइज हो सके। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का अच्छे से फंक्शन कर सके। ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन, जो हमारे ऑर्गन है वो अच्छे से काम कर सके। हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेशन खाने को पचाने में भी मदद करता है। विटामिन सी की बात करें अब, हेल्प्स इन फाइटिंग इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन से लड़ता है। रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी गम्स एंड इंटरनल लिनिंग्स। अब क्या कह रहा है, हेल्दी गम्स, मसूड़ों को मजबूत बनाने के लिए जरूरत होता है, और हमारे इंटरनल लिनिंग्स के लिए जरूरी होता है। इंप्रूव्स इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम
अच्छी करता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे इसके सोर्स बता दिए गए हैं, किस किस सोर्स से मिलता है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट, फंक्शंस एंड सोर्सेज ऑफ सम स्पेसिफिक मिनरल्स। कैल्शियम क्या, फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम से क्या होता है, हमारे दांत और हड्डियां मजबूत होती है। कोलगेट का ऐड देखा होगा आपने, उसमें भी बहुत बोलते हैं ये सारी चीजें। रिक्वायर्ड फॉर मसल कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन के लिए भी जरूरी होती है, जरूरत होती है इसकी। अब आयरन के फंक्शन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ हेमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीजन कैरियर रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिलीज करता है। इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ थायरॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय थायरॉक्सिन ग्लैंड। ठीक है, थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है, थायरॉक्सिन रिलीज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके सोर्सेज बता दिए हैं, फूड सोर्सेज। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, यानी जो हमारे कुछ फैक्टर्स है जिसपे हमारे न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर करते हैं। जैसे कि अब बच्चा है, कोई छोटा बच्चा, उसके न्यूट्रिएंट्स उसको अलग चाहिए रहते हैं, उससे बड़ा जो है उसको अलग चाहिए रहते हैं, बूढ़ों को अलग चाहिए रहते हैं। तो हर एज ग्रुप को जो है रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, एज के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वही सारी चीजें यहाँ पे दे रखी। तो सबसे पहले एज आ जाता है, हमारा सेक्स आ जाता है, सेक्स यानी मेल या फीमेल, हाइट, वेट। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है उसके अकॉर्डिंग, फिजियोलॉजिकल स्टेट, ऑक्यूपेशन, आप क्या काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी मैटर करता है। आईसीएमआर हैज डिवाइडेड इंडिविजुअल्स इनटू 3 कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ वर्क दे डू। अब क्या कह रहा है, आईसीएमआर जो है उसने क्या करा है, 3 कैटेगरी में लोगों को बांट दिया जिसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो सबसे पहले आता है सेडिमेंट्री वर्क, जो सिर्फ बैठ के काम करते हैं, जैसे कि बैंक के क्लर्क्स हो गए, लाइब्रेरियंस हो गए, ये सारे। ठीक है, मॉडरेट वर्कर में कौन आता है, टीचर्स आ जाते हैं आपके, जो थोड़ा बहुत मेहनत वाला काम, मैनुअल वर्क करते हैं लेकिन ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं करते। ठीक है, टीचर्स वगैरह। लेकिन हैवी वर्कर्स में कौन आ जाते हैं, जो बहुत ज्यादा हैवी वर्क्स करते हैं, जैसे फार्मर, लेबर, ये ज्यादा मेहनत वाले काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि गिवन सॉरी एनर्जी गिवन बाय माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स द्वारा कितनी एनर्जी हमें मिलती है। अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के खाते हैं तो 4 किलो एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो 4 किलो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम फैट खाते तो 9, ठीक है, 9 किलो कैलोरी, ये कैलोरी है। ठीक है, CAL कैलोरी, 9, 4 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी और 9 किलो कैलोरी मिलती है हमें। ठीक है, अमीनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अमीनो एसिड क्या होते हैं, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। दे आर 22 इन नंबर, 22 है नंबरों में। एसेंशियल amino acid cannot be synthesized in our body, hence they have to be part of our diet। कह रहा है कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड है वो हमारी बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज नहीं किया जाता, जिस वजह से हमें इसको कहाँ से लेना पड़ता है, हमें अपनी डाइट में लेना पड़ता है। उसके बाद नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को हम क्या कहेंगे, ये हमारी बॉडी जो है इसको सिंथेसाइज करती है, कर सकती है। ठीक है, फैट की बात करें, फैट्स आर क्लासिफाइड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, 2 भागों में बांटा गया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होते हैं जो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, मतलब उसको अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा जाए तो सॉलिड रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि हमारा ऑयल हो गया, जो कुकिंग ऑयल वगैरह हो गए, ये लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। जबकि घी, बटर, ये क्या है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बीमारी के नाम बता दिए गए हैं और किस न्यूट्रिएंट की कमी से होते हैं वो बता दिया गया। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, गाइट्रोजन्स कौन होते हैं, वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं, थायमिन के प्रोडक्शन में क्या करते हैं, रुकावट डालते हैं। इंटरफेयर मतलब रुकावट डालना, जैसे कि रॉ कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, यानी फूल गोभी, पत्ता गोभी, लेडी फिंगर। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में वाटर की इंपॉर्टेंस। हेल्प इन मेटाबॉलिक फंक्शन, मेटाबॉलिक फंक्शन में काम आता है। हेल्प इन डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी, हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकालने के काम आता है। प्रेजेंट इन ऑल बॉडी फ्लूइड, प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, प्रिवेंट्स ऑर्गन्स फ्रॉम शॉक ड्यू टू इम्पैक्ट, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, वाटर के फंक्शंस हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में समझाया गया। हमने खाना खाया,
उससे न्यूट्रिएंट्स मिले। यूटिलाइजेशन इन द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन डाइजेशन, उसको हमने यूटिलाइजेशन करा, बहुत सारे जो हमारे प्रोसेस थे उसके थ्रू। न्यूट्रिशन मेक्स न्यूट्रिएंट अवेलेबल फॉर ऑल बॉडी एक्टिविटीज, और उसका न्यूट्रिशन ने क्या करा, हमारी पूरी बॉडी को जो है उसका फायदा मिल सके वो करा। ठीक है, जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं उसके थ्रू कर सके, और जिसके बाद क्या हुई, हमारी हेल्थ जो है अच्छी होगी, गुड हेल्थ। ठीक है, योर डाइट लैक्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन है तो इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ते हैं। चैप्टर 5 मील प्लानिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे। तो जब हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देखते हैं तो कौन कौन से आ जाते हैं, एनर्जी, ग्रोथ और प्रोटेक्शन आ जाता है। और न्यूट्रिएंट्स के बेस पे देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 फूड ग्रुप सिस्टम। तो सबसे पहले है सीरियल एंड ग्रेन्स, और इधर है मेन न्यूट्रिएंट्स। तो सीरियल एंड ग्रेन्स में कौन कौन आ जाता है हमारे, होल ग्रेन्स, फ्लोर ऑफ राइस, चावल का आटा, व्हीट, बाजरा, ज्वार, मेज, बार्ले एंड राइस फ्लेक्स। तो इससे हमें क्या क्या मेन न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ विटामिन, फाइबर। तो ये सारी चीजें हमें इससे मिलती है। पल्सेस एंड लेग्यूम्स को देखें तो ऑल दाल, जितनी भी दालें हैं सब में सारी दालें आ जाती हैं। पीज, बीन्स, सोयाबीन्स, राजमा, ब्लैक ग्राम, बेंगल ग्राम, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम एंड फाइबर्स। तो ये आप खुद एक बार टेबल देख लीजिएगा। ठीक है, सो कुछ ज्यादा समझने लायक था नहीं। उसके बाद आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट की क्या खासियत है, विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक। मीट्स द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स। हमारे फैमिली मेंबर्स के जितने भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरा करता है। इंक्लूड्स फूड्स फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स, जितने भी फूड ग्रुप्स हैं उन सबसे सबको मिला के बनता है हमारा बैलेंस डाइट। प्रोवाइड्स वेराइटी ऑफ कलर्स, टेस्ट एंड टेक्सचर, कि बहुत सारे इसमें मतलब जितने भी टाइप की सब्जियां, बहुत तरीके की सब्जी बनेगी तो उनके कलर भी चेंजेस आ जाते हैं। तो कलर प्रोवाइड करता है, टेस्ट सबका अलग अलग होता है, टेक्सचर प्रोवाइड करता है। यूटिलाइजेशन ऑफ सीजनल फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स जो है उनका यूटिलाइज कर पाते हैं। इकोनॉमिकल, कैटर्स टू लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज क्या है मील प्लानिंग का, वो बात बता रखा है यहाँ पे। फुलफिल्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली, कि फैमिली में जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उन सबकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। कैटर्स टू फूड प्रेफरेंसेस, मेक्स मील्स इकोनॉमिकल, हमारे मील को इकोनॉमिकल बनाता है। सेव्स टाइम, एनर्जी एंड फ्यूल, एनर्जी, फ्यूल और टाइम बचाता है। इंश्योर यूटिलाइजेशन ऑफ लेफ्ट ओवर फूड। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, एडवांटेज हो गए हमारे मील प्लानिंग के। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं मील प्लानिंग को, तो सबसे पहला आ जाता है न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी। ठीक है, उसके बाद एज, हमारी एज, सेक्स, मेल फीमेल, फिजिकल एक्टिविटी, क्या आप करते हैं काम, इकोनॉमिकल कंसिडरेशन फॉर टाइम, एनर्जी एंड स्किल, सीजनल अवेलेबिलिटी, रिलीजियस, रीजनल, कल्चरल पैटर्न्स, ट्रेडिशन एंड बिलीव्स, वैरायटी इन टेस्ट, कलर एंड टेक्सचर, इंडिविजुअल प्रेफरेंस, सैटिटी वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए कुछ जिन पे मील प्लानिंग डिपेंड करती है। आगे बढ़ते हैं, डाइट मॉडिफिकेशन। सबसे पहले क्या है, क्वालिटेटिव, उसके बाद क्या है, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब उसकी क्वालिटी कैसे, क्वांटिटेटिव मतलब कि उसकी कितनी क्वांटिटी है, फ्रीक्वेंसी बेस्ड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, चेंज इन न्यूट्रिएंट्स, इंक्रीज और डिक्रीज इन द पोर्शन ऑफ साइज ऑफ हेल्पिंग। क्या कहता है, बढ़ता घटता है। ठीक है, इन द पोर्शन, पोर्शन जो है उसका बढ़ता घटता रहता है ना, या साइज जो है उस पर फर्क पड़ता है। इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ टाइम्स मील्स कैन बी सर्व। क्या कह रहा है कि कभी कभी नंबर ऑफ टाइम जो है हम मील सर्व करते हैं वो क्या कर हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है। सेम चीज वहां पे भी बोली गई थी, बस थोड़ा सा अंतर था। कंसिस्टेंसी, फ्लेवर एंड अमाउंट ऑफ स्पाइसेस, फाइबर
कंटेंट, खिचड़ी और फॉर ओल्ड पीपल, दाल विदाउट स्पाइसेस फॉर बेबीज। क्या स्मॉल पोर्शन फॉर ओल्ड पीपल कि जो बूढ़े लोग हैं उनको कम मात्रा में देना है। लार्ज पोर्शन फॉर एडोलसेंट, जो लार्ज में फॉर्म में है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा किसको देना है, एडोलसेंट को देना है। ग्रोइंग एंड ग्रोइंग चिल्ड्रन, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके लिए, ठीक है, उनको लार्ज पोर्शन देना है। ये क्वांटिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये क्वालिटी की बात कर रहा है। क्वालिटी कैसी होगी खाने की, ये क्वांटिटी कैसे देनी है, और ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड है। एग्जाम्पल, मोर मील्स फॉर स्मॉल बेबीज एंड ओल्ड पीपल, लेस फॉर अडल्ट। कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा किसको खाना देना है, स्मॉल बेबीज को देना है, और कम से कम एडल्ट को देना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इसमें बोल रहे हैं स्मॉल पोर्शन। स्मॉल पोर्शन, यहाँ पे स्मॉल पोर्शन, पोर्शन की बात कर रहा है, उसका पोर्शन जो है कम देना है। ठीक है, यहाँ पे मात्रा, उसकी अमाउंट की बात हो रही है, उसको कितना खिलाना है। ठीक है, फूड एक्सचेंज, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। फूड एक्सचेंज एड्स वैरायटी, फूड एक्सचेंज में क्या हो जाता है, हमारी वैरायटी बढ़ जाती है। केटर्स टू इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, फूड फ्रॉम द सेम ग्रुप कैन बी एक्सचेंज विदाउट डिस्टर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ऑफ द डाइट। ठीक है, कि सेम ग्रुप से हम खाना अगर बदलते हैं तो न्यूट्रिएंट वैल्यूज की कोई नहीं बदलती, उतनी की उतनी रहती है। एग्जांपल दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। एग्जांपल दे दिया गया है, 1 टेबल स्पून ऑफ बटर इक्वल टू 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल, 2 टेबल स्पून ऑफ माइनोसिस, 4 to 5 पीसेस ऑफ नट्स। ये सारे के सारे एग्जांपल दे रखे हैं फैट के। ठीक है, चलिए लास्ट पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थेराप्यूटिक डाइट, a modification of meal what other are eating in the family, modification of meal what others are eating in the family, की फैमिली में लोग क्या खा रहे हैं उसको थोड़ा मॉडिफाई किया जाए। इजी टू प्रिपेयर, आराम से बना सकते हैं। अट्रैक्टिव एंड एपेटाइजिंग, क्या हो जाता है, थोड़ा सा खाना अट्रैक्टिव लगने लग जाता है। इंडिविजुअल प्रेफरेंस टू बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन। न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट कंटेंट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट्स किसके अकॉर्डिंग होंगे, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट्स रहेंगे। कंसिस्टेंसी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशन होगा खाने में। फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेंस ऑफ फूड, की फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है, कि कितना वो खाना खाना चाह रहा है, ठीक है, कितना वो लेना चाह रहा है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, 2 चैप्टर हमने आधे घंटे में कंप्लीट कर लिए। अगर आप वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। न्यूट्रिशनल स्टेटस, अब देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है, वो पहले पढ़ लेते हैं। माल न्यूट्रिशन, लैक और एक्सेस ऑफ वन और मोर न्यूट्रिशन और अ फॉल्टी यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी लीड्स टू द इम्बैलेंस, दिस इम्बैलेंस इज नोन एज माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या कहते हैं, या तो जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी एक्सेस हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए या बहुत कम मात्रा में हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, माल न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, द कंडीशन ऑफ हेल्थ इन्फ्लुएंस्ड बाय the condition of health influenced by the nutrients intake and utilization is known as nutrition status। जो भी हम खाना वाना खाते हैं हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन जाता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस कहते हैं। हमारे हेल्थ वगैरह ये सारी मिला के। तो अब यहाँ पे सबसे पहले माल न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू, हमारी माल न्यूट्रिशन किस वजह से होती है, माल न्यूट्रिशन ड्यू टू इनबैलेंस फूड इनटेक, इनबैलेंस फूड ले रहे हैं, कभी ज्यादा खा रहे हैं, कभी कोई न्यूट्रिएंट्स हम ज्यादा खा रहे हैं, कोई सा कम खा रहे हैं, है ना। काफी लोग जो है कैल्शियम वाली चीजें जैसे दूध से बनी हुई चीजों को नहीं खाते हैं, दूध हो गया, पनीर हो गया, सारी चीजें नहीं खाते हैं। कुछ लोगों को अच्छी लगती है वो ज्यादा खाते हैं, तो इस वजह से ऐसा हो जाता है। शुगर ज्यादा खा लेते हैं तो उस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। फैट ज्यादा खा लेते हैं तो ओबेसिटी देखने को मिल जाती है हमें। फॉल्टी यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर क्या खराब खाना खा लेते हैं उस वजह से। ठीक है, टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, 2 टाइप के माल न्यूट्रिशन यहाँ पे बता रखे हैं। टाइप्स बताते हैं अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन। ठीक है, या तो न्यूट्रिशन के अंदर में यानी कम खा लिया, ओवर खा लिया तब। ठीक है, अंडर में क्या होगा, लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिशन, एक में कम या ज्यादा हो जाएगा, अंडरवेट रह जाओगे। ठीक है, ओवर न्यूट्रिशन में क्या होगा, एक्सेस इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन, बहुत ज्यादा मात्रा में आपने न्यूट्रिएंट्स खा लिए हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है लैक ऑफ वन और मोर, एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, ओवर अंडरवेट रह जाओगे इसमें।
ठीक है, मतलब पतले पतले से, कमजोर से, कुपोषित से रह जाओगे। और एक्सेस इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स में क्या आ जाता है आपका कि आपने न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा मात्रा में ले लिया है, ठीक है, ओबेसिटी यानी मोटापा। कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड इट्स इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। अब यहाँ पे कुछ कॉज दे दिए हैं, किस वजह से होता है और किस फैक्टर्स की वजह से होता है। तो सबसे पहले डिक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड की, फूड की जो है कमी की वजह से हो सकता है, क्योंकि अगर खाना गरीब लोगों को देखने को मिलता है, प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता, डाइट प्रॉपर नहीं होती, उस वजह से वो पतले पतले मेरी तरह सुखंडी से होते हैं। ड्यू टू पॉवर्टी ड्रॉट फ्लड, अब किस वजह से हो सकता है, गरीबी की वजह से हो सकता है, या फिर वहां पे भूकंप वगैरह, सूखा पड़ा हो, बाढ़ आ गई हो, कोई भी नेचुरल फिनोमिनन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मीन्स की खाने की बेकार हैबिट, जैसे मेरी बेकार हैबिट्स की वजह से है, बिकॉज मैं खाना टाइम पे नहीं खाता, ठीक है। रॉन्ग फूड हैबिट्स, बाहर बाहर का खाना वाना इसमें आ जाता है। इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन में भी हम इसको डाल सकते हैं, पॉवर्टी वाला, लोअर परचेजिंग पावर, ठीक है, मिडिल क्लास लोग आ जाते हैं इसमें। स्ट्रेस कंडीशन, अब कुछ लोगों को जो है खाना लगता नहीं, किस वजह से, स्ट्रेस की वजह से। इनएबिलिटी टू मीट द नीड्स ड्यूरिंग ग्रोथ, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। पुअर पर्सनल हाइजीन एंड सैनिटेशन, हाइजीन और सैनिटेशन बहुत ज्यादा बेकार है। इंक्रीज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कॉजिंग इलनेस, इन्फेक्शन हो जाता है जिस वजह से शरीर कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मेजरमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, मेजरिंग द रिकॉर्डिंग फिजिकल ग्रोथ, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग, सॉरी, मेजरिंग मतलब नापना है और लिखना है, डिटरमाइनिंग डाइटरी इंटेक्स, रिकॉग्नाइजेशन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसीज, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रिकॉग्नाइजिंग का मतलब क्या हुआ, पता लगाना। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, पीईएम, अगर क्वेश्चन पीईएम करके पूछता है तो कंफ्यूज नहीं होना, उसकी फुल फॉर्म यहाँ दे दी है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। आपके होम कंप्यूटर साइंस की भी एक क्लास आने वाली है, कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके वो भी लेकर आने की। टारगेट ग्रुप, इसका अभी ये जो पीईएम है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसके टारगेट ग्रुप कौन सा है, अंडर चिल्ड्रन अंडर 3 years ऑफ एज, यूजुअली इन द वेनिंग स्टेज। कह रहे हैं कि 3 साल के अंडर के बच्चों के टारगेट मानता है ग्रुप, ठीक है। न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, किस चीज की कमी हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की कमी हो जाती है। टाइप्स, मैरामस एंड क्वासिकोर, ये 2 बीमारी है, उनका नाम बता दिया गया है, ठीक है। कॉज एंड सिम्टम्स ऑफ पीईएम, पीईएम के कॉज और सिम्टम्स किस वजह से होता है, कारण वगैरह, और क्या सिम्टम्स है इसके। तो एक साइड मैरामस का बता दिया गया है और एक साइड क्वासिकोर का बता दिया है, सॉरी क्वासी और कर, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये कुछ पॉइंट्स दिए गए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिफिशियंसी ऑफ बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, दोनों की कमी की वजह से होता है, ये भी दोनों दोनों की वजह से, दोनों न्यूट्रिएंट्स की वजह से। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन की वजह से। अफेक्ट चिल्ड्रन बिलो 12 मंथ, 12 मंथ से कम के बच्चों को इफेक्ट करता है ये 1 से लेकर 3 साल तक के बच्चों को इफेक्ट करता है। लूज एंड रिंकल्ड स्किन, कैसे होती है, रिंकल वाली, मतलब कि झुर्रियों टाइप वाली स्किन हो जाती है और बहुत ढीली ढीली से हो जाती है। ओडेमा ऑन फेस, आर्म्स एंड लेग्स, ओडेमा हो जाते हैं फेस पे, लेग्स पे और आर्म्स पे। श्रंकन एब्डोमेन, पॉट बेली, रिपीटेड डायरिया, लॉस एपिटाइट, ड्राई एंड डल हेयर, पीलिंग ऑफ स्किन, लाइट कलर ऑफ हेयर, हंगर, डिप्रेस्ड एंड इनडिफरेंट बिहेवियर, एंड लार्ज लिवर, इरिटेबल बिहेवियर, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स और कॉज हो गए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे विटामिन बता दिए, कौन से न्यूट्रिएंट्स की वजह से कौन सी बीमारी होती है, और सिम्टम्स बता दिए। तो ये एक एक बार पढ़ लीजिएगा। विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। सिम्टम्स क्या है, इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट, हल्की लाइट में कम दिखता है। ड्राइंग ऑफ द वाइट पोर्शन ऑन द ऑफ द आई, आंखों के व्हाइट वाला पोर्शन जो होता है, ये आंखों के साइड जो व्हाइट व्हाइट सा पोर्शन है, उसमें क्या हो जाता है, व्हाइट पोर्शन की सूखने लग जाता है वो, क्योंकि थोड़ा जेली फॉर्म में होता है वो। आयरन अनीमिया, ठीक है, आयरन की कमी से अनीमिया होता है। जनरल बॉडी वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट।
पेलनेस ऑफ नेल्स, आईज एंड स्किन, ब्रिटल नेल्स, आयोडीन की कमी से होता है, गोइटर होता है, यहाँ पे उसके भी बता दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, बेनिफिशियरीज क्या है इसके? चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज, जितने भी बच्चे होते हैं 6 साल से कम वो इसमें आ जाते हैं। एडोलसेंट गर्ल बिटवीन 11 to 18, 11 से 18 साल की लड़कियां इसमें आ जाती हैं। प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग वुमेन, प्रेग्नेंट लेडीज आ जाती हैं इसमें। ऑल वुमेन बिटवीन 15 to 45, जितनी भी औरतें हैं 15 से 45 के बीच की, वो सारी की सारी आ जाती हैं। सिंपल लिख देते हैं यार, 11 साल से 45 साल की औरतें और लड़कियां, अलग अलग लिख रखा है। चलिए, पैकेज पैकेज क्या होता है इसमें? इम्यूनाइजेशन, यानी कि इंजेक्शन वगैरह, इम्यूनिटी दी जाती है उनको जैसे मर्जी। हेल्थ चेकअप्स होते रहेंगे कि कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है। रेफरल सर्विस, अगर उसको रेफर करना पड़े तो रेफर किया जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ माइनर इलनेस, अगर कोई छोटी मोटी बीमारी है तो उसका इलाज किया जाएगा। सप्लीमेंट्री फीडिंग यानी फीडिंग मतलब खिलाना ही होता है। ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड प्रमोशंस, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। सेंटर्स, आंगनवाड़ी, चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स, ये क्या हो गए? इसके सेंटर्स हो गए आंगनवाड़ी वगैरह। मिड डे मील प्रोग्राम 6 से 11 साल के प्राइमरी 6 से 11 साल के बच्चों के लिए होता है प्राइमरी स्कूल्स में। पैकेज क्या है? सप्लीमेंट्री मील्स टू इंश्योर गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस, बच्चों को दिया जाता है ताकि उनको गुड न्यूट्रिशन मिल सके। प्रमोट स्कूल अटेंडेंस, स्कूल की अटेंडेंस बढ़ाई जा सके, क्योंकि बच्चे होते हैं खाना को देखकर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सेंटर्स, प्राइमरी स्कूल इसके सेंटर है। नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डिफिशियंसी। अब यहाँ पे बेनिफिशियरी कौन है इसके लिए? 6 महीने से 5 साल के बच्चे, प्रेग्नेंट और लैक्टिंग वुमेन, ऑल वुमेन बिटवीन 15 to 45 ईयर्स, ठीक है, 15 से 45 साल की औरतें। पैकेज क्या है? प्रमोटिंग कंजप्शन ऑफ विटामिन ए रिच फूड, इसमें विटामिन ए रिच फूड दिया जाता है। प्रोवाइडिंग मैसिव डोजेज ऑफ ओरल विटामिन ए के ओरल डोजेज ज्यादा से ज्यादा दी जाती है। तो ये सारे की सारे बताए रखिए, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। चैप्टर नंबर 7 पे चलते हैं। परचेज एंड शॉर्टेज ऑफ फूड। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ पेरिशेबिलिटी मतलब जो नष्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पेरिशेबल, कैन बी स्टोर्ड फॉर 1 to 2 days, 1 से 2 दिन तक इसको स्टोर किया जाता है। लेस सेल्फ लाइफ, की कम जिंदगी होती है, जैसे कि दूध, फल, फ्रूट्स हो गए, ठीक है। सेमी पेरिशेबल, जिनको हम 1-2 महीने तक बचा के रख सकते हैं, जैसे कि ऑयल, सूजी, मैदा, आटा, ये सारी की सारी चीजें। नॉन पेरिशेबल, कैन बी स्टोर फॉर सेवरल मंथ, जिनको हम ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रख सकते हैं। लॉन्ग शेल्फ लाइफ इनकी बहुत ज्यादा लंबी लाइफ होती है, जैसे कि राइस हो गए, पल्सेस हो गए, टी हो गए, शुगर हो गए, इनको हम काफी टाइम तक रख सकते हैं। क्वालिटी इंडिकेटर्स ऑफ फूड की क्वालिटी कैसे पता करें? फ्रेशनेस, नेचुरल कलर, स्मेल, क्लीनलीनेस, उसके साफ सुथरेपन पे, क्रिस्पीनेस, सॉफ्टनेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता दिया गया है। अब यहाँ पे पेरिशेबल फूड के बारे में बता दिया है कुछ चीजें। फूड बताया, उसके बाद सिलेक्शन उसका कैसे होना चाहिए, फिर परचेज बता रखा है, उसके बाद स्टोर कैसे करके रखना, वो सारी चीजें यहाँ पे बता रखी है। जैसे दूध का बता दिया, दूध को हम कैसे चेक कर सकते हैं? उसका कलर और स्मेल करके। खरीदेंगे कैसे? क्लीन होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, डेयरी से, शॉप से मिल जाता है, थैलीज में मिल जाता है, खुला दूध भी मिल जाता है। और स्टोर कैसे करके रखना होता है? उसको बॉइल करके ठंडा करके रखना होता है, ठीक है। मीट की बात करें तो उसके कलर को देख के, सॉफ्टनेस को देख के और स्मेल को लेके। शुड नॉट बी स्टिकी नहीं होना चाहिए। बाय फ्रॉम रिलायबल शॉप, जो भी भरोसेमंद शॉप हो उससे खरीदना है। कूल प्लेस और फ्रीजर या कूल प्लेसेस में हमें इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बाद ब्रेड की बात करें तो ब्रेड कैसे देखी जाती है? उसकी सॉफ्टनेस और स्पॉन्जीनेस को देख के रखा जाता है। बाय फ्रॉम रिलायबल शॉप, ये भी रिलायबल शॉप यानी भरोसेमंद शॉप से खरीदी जाती है, खरीदे। कूल प्लेस, एयर टाइट कंटेनर्स, ठंडी जगह होनी चाहिए, और एयर टाइट कंटेनर मीन्स हवा नहीं लगनी चाहिए उसको, वरना वो खराब हो सकते हैं। एक्स की बात करें तो चेक फॉर क्लीन रफ शेल, नो साउंड व्हेन शेकन, ठीक है। एक्स को मतलब जब हिलाया जाए तो उसमें से कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए हिलने की, शेक हो रहा है जैसे। चेक फॉर क्लीन रफ शेल, और उसके शेल जो है उसको चेक किया जाना चाहिए,
सही है या नहीं। बाय फ्रॉम पोल्ट्री फार्म्स रिलायबल शॉप्स, पोल्ट्री फार्म से खरीदना चाहिए या फिर कोई भरोसेमंद शॉप्स है तो उनसे खरीदनी चाहिए। स्टोर पॉइंटेड एंड डाउनवर्ड, कूल प्लेस और बास्केट, डू नॉट वॉश बिफोर स्टोरिंग। हम यहाँ पे बता दिए कहाँ पे रखना चाहिए। तो जब तक स्टोर मत करो, जब तक उसको धोना लो, स्टोर करके मत रखो। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करें तो चेक फॉर क्लीनलीनेस, फ्रेशनेस, फर्मनेस, क्रिस्पीनेस, थिननेस। ये सारी चार की चीजें देखनी है, साफ सुथरापन, फ्रेशनेस देखनी है, फर्मनेस देखनी है, क्रिस्पीनेस क्रिस्पी है या नहीं है, की स्किन वगैरह कैसी है। बाय फ्रॉम फ्रेश, फ्रेश हो तभी खरीदे। कूल ड्राई प्लेसेस, कूल और ड्राई प्लेसेस पे रखना है। अब यहाँ पे सारी सेमी पेरिशेबल फूड्स के बता दिया गया है, तो ये भी आपको पढ़ लेना। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, थोड़ा सा घुमा फिर आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यह सेमी पेरिशेबल फूड पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फिर नॉन पेरिशेबल फूड है, ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले कॉजेज ऑफ फूड स्पॉइलेज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, ईस्ट, मॉल्ड्स, एंजाइम्स और इंसेक्ट एंड रोडेंट्स। प्रोडक्ट्स केमिकल विच कॉज फूड स्पॉइलेज, कह रहा है कि कुछ केमिकल्स है, प्रोड्यूस केमिकल्स क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिससे क्या होता है उसमें स्पॉइलेज आ जाती है, खराब हो जाते हैं वो। स्पॉइल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चेंज कलर, टेक्सचर, टेस्ट। अब कह रहे जो खाना खराब हो जाता है, फ्रूट और वेजिटेबल खराब हो जाता है, उनका कलर चेंज हो जाता है, टेक्सचर चेंज हो जाता है और टेस्ट भी बदल जाता है। इंसेक्ट एंड रोडेंट्स, अगर उसमें कोई इंसेक्ट वगैरह कीड़ा वगैरह पड़ जाता है तो क्या होता है, स्पॉइल फूड बाय ईटिंग एंड मेक देम फॉलो। क्या करते हैं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, खराब कर देते हैं उसको, कंटेमिनेटेड बाय देयर एक्सक्रीट, उस पे एक्सक्रीट कर देते हैं, पोटी वगैरह कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेज थे जिससे खाना खराब होता है। सबसे पहले थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड्स वगैरह थे। ठीक है, ये केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे खाना खराब हो जाता है। नेक्स्ट है एयर हीट मॉइस्चर कैन ऑल्सो कॉज फूड स्पॉइलेज, की हवा, गर्मी और मॉइस्चर भी क्या करते हैं खाने को खराब कर देती है। कुक्ड फूड लेफ्ट आउटसाइड गेट्स स्पॉइल्ड एंड बिकम्स अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, अगर खाना खुला छोड़ दिया तो खराब होने के चांसेस है। ठीक है, बाहर छोड़ दिया जाए तो। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिशियल, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल्स भी होते हैं। दे ऑल्सो हैव टू मेक कर्ड, ढोकला, ब्रेड, डोसा, बटर बैटर, सॉरी डोसा बैटर। कह रहे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है दही बनाने के लिए काम आते हैं, ढोकला बनाने के लिए काम आते हैं, ब्रेड बनाने के लिए काम आते हैं और डोसा बैटर बनाने के लिए काम आते हैं। सेफ हैंडलिंग ऑफ फूड, खाने को सेफ रखने के लिए। वॉश हैंड्स बिफोर कुकिंग एंड ईटिंग, खाना खाने से पहले या बनाने से पहले हाथ धोए। वॉश ऑल रॉ फूड्स बिफोर कुकिंग एंड ईटिंग, जितना भी खाना वगैरह जो भी खाने की चीजें हैं उनको खाने से पहले धोएं, फ्रूट्स वगैरह को। कवर माउथ नोज व्हेन स्नीजिंग, जब छींके तब नाक को ढक लें और मुंह को भी ढक लें। नेल शुड बी क्लीन, नाखून साफ सुथरे होने चाहिए। हेयर शुड बी टाइड और कवर्ड विद अ कैप, जब खाना बनाएं तो आपको अपने बाल बांध के रखने चाहिए या कैप से कवर करके रखना चाहिए। यूज अ सेपरेट स्पून फॉर टेस्टिंग फूड व्हेन इट इज बीइंग कुक्ड, जब खाना पक रहा हो तो उसके लिए अलग चम्मच रखे ताकि उसको टेस्ट करके चेक कर सके कि खाने में कुछ कमी वमी तो नहीं है या कोई चीज ज्यादा तो नहीं पड़ गई है। All perishable food, all perishable good to be stored in the refrigerator or cool dry places, कि जितना भी perishable चीज है जो खराब हो सकती है उनको किस में, फ्रीजर में या ठंडी जगह पे रखें। perishable foods to be consumed fast, perishable चीज जो है उनको जल्दी से जल्दी खत्म करें वरना वो खराब हो जाएंगी। किचन एंड स्टोरेज स्पेस क्लीन एंड ड्राई, कि किचन और जो भी स्टोरेज प्लेस है उसको साफ सुथरा और ड्राई रखना है। यूज क्लीन यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग एंड सर्विंग, खाने को सर्व करने के लिए साफ सुथरे बर्तनों का प्रयोग करें। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी हमारा खत्म होता है।